Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of January 2023. आज 14 जनवरी का दिन है, मकर संक्रांति है। आप में से कई लोग जो गांव में जाते हों या देखते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छे मेले लगते हैं आज के दिन। और जो शहर में हो तो उन्होंने देखा होगा कि पतंग उड़ती रहती है और गन्ने खाने के लिए कहा जाता है। तो मेरी तरफ से आई होप आप लोग गन्ने ज़रूर खाइएगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपकी तैयारी भी कराते हैं, आपके बेसिक अवेयरनेस को चेक करने के लिए रहते हैं ये। पहला सवाल है रुपए के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है रुपए इज इंडियाज इंडिजिनस पेमेंट नेटवर्क। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग करेंटली रुपे कार्ड इज अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड्स। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बैंक्स दैट इशू रुपे कार्ड डोंट हैव अ पे नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है ना, तो आपको बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखो, रुपे इज इंडियाज इंडिजिनस पेमेंट नेटवर्क, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है करेंटली रुपे कार्ड इज अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड, एक गलत स्टेटमेंट है। आप सबको पता है कि रुपे डेबिट और क्रेडिट दोनों में अवेलेबल है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एंड बैंक्स दैट इशू रुपे कार्ड डोंट हैव अ पे नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फीस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसीलिए रुपे कार्ड में देखना आपको कभी कभी ज़्यादा डिस्काउंट और ज़्यादा आजकल वो भी मिलने लगा है इसके यूज़ को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सही स्टेटमेंट्स है पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। दूसरा सवाल है विद रेफरेंस टू वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ प्लान्ड क्लास ऑफ एंटी सरफेस वॉरफेयर कॉर्वेट फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है ना, तो लिखा है कि इट इज़ प्लान्ड क्लास ऑफ एंटी सरफेस वॉरफेयर कॉर्वेट। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ डिजाइन फॉर एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर एंड न्यूट्रलाइजिंग लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंजेस। अब देखो बहुत ही क्लियर है, पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली ये एयर डिफेंस सिस्टम, इट्स अ एयर डिफेंस सिस्टम। अगर हम VSHROAD की बात करें तो VSHORAD जो है इट इज़ इंडियन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड बोलते हैं इसको, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। DRDO ने इसको बनाया है और इसका काम है एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, मतलब जो एयरक्राफ्ट उनको मार गिराना या कोई लो एल्टीट्यूड 4.5 किलोमीटर, मैंने कल भी आपको बताया था कि 4.5 किलोमीटर तक की कोई थ्रेट है उसको एल्टीट्यूड पे है तो उसको रिमूव करना, तो ये सब चीज़ इसका काम एयर डिफेंस सिस्टम है। तीसरा सवाल है एटमॉस्फेरिक रिवर के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो रीजन इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर कंटेंट। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन द एटमॉस्फेरिक रिवर्स कम बैक टू बैक when the atmospheric rivers come back to back then they are called atmospheric river families। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। एटमॉस्फेरिक रिवर फैमिलीज मतलब जब एटमॉस्फेरिक रिवर्स बैक टू बैक आती है तो उनको कहा जाता है कि दूसरा स्टेटमेंट जरूर गलत है कि लिटिल मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक रिवर ही है, नाम से ही रिवर है, तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो दीज आर द 3 क्वेश्चन फॉर यू टुडे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए, व्हाट आर डीप फेक्स, व्हाट आर देयर इल इफेक्ट्स। आपको बता रहे हैं कि डीप फेक्स क्या होते हैं और उनके इल इफेक्ट्स क्या हैं। इसमें से एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि व्हाट आर देयर रेमेडीज, मतलब किस तरीके से हम उसको खत्म कर सकते हैं डीप फेक्स को, तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। ठीक है ना, तो रेमेडीज अलग से एक ऐड कर लीजिए। पहला पार्ट है व्हाट आर डीप फेक्स, समझ लो ये लगभग 3.5 नंबर का क्वेश्चन है। देन सेकंड पार्ट है कि व्हाट आर देयर इल इफेक्ट्स, ये समझ लो 4.5 नंबर का क्वेश्चन है ना। और देन व्हाट आर देयर रेमेडीज, ये समझ लो 3 नंबर का अगेन क्वेश्चन है। तो मतलब 2 नंबर का पार्ट ये रहेगा कि रेमेडीज क्या है। तो 4 3 7 8 1 2 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो मेंस के लिए आप इसको याद रखिएगा, ये तीनों पार्ट लिखिएगा। आगे मूव करते न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो रिगार्डिंग है आपके विस्कोस फाइबर के रिगार्डिंग। तो अभी रिसेंटली एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसने ये कहा है कि जो इंडोनेशिया से आने वाला विस्कोस स्टेपल फाइबर है, इंडोनेशिया से आने वाला, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। विस्कोस स्टेपल फाइबर जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये इंडोनेशिया से आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये लिख लेना कि इंडोनेशिया से आ रहा है विस्कोस आपका स्टेपल फाइबर। तो पहली चीज़ तो विस्कोस स्टेबल फाइबर क्या होता है। विस्कोस फाइबर जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ रेयॉन, रेयॉन का एक प्रकार है। ठीक है ना, इट वॉज ओरिजिनली नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसको ओरिजिनली कहा जाता था आर्टिफिशियल सिल्क। 19th सेंचुरी में
टर्म रेयन आ गया इनटू इफेक्ट इन 1924। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेयन। पहले इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते थे रेयन को, और उसको बाद में रेयन जो शब्द आया इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1924। ठीक है ना, तो ये विस्कोस फाइबर उसी का टाइप है। विस्कोस जो शब्द है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वे दिस फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड। विस्कस ऑर्गेनिक फ्लूइड इज यूज टू मेक बोथ रेयन एंड सेलोफेन। तो ये चूंकि एक विस्कस लिक्विड यूज होता है इसको बनाने के लिए, इसलिए इसको विस्कोस फाइबर बोला जाता है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द विस्कोस प्रोसेस बोला जाता है। इट इज नोन एज द प्रोसेस इज नोन एज द विस्कोस प्रोसेस, इसीलिए इसको विस्कोस फाइबर कहा जाता है। ठीक है ना। It is manufactured regenerated cellulose fiber and it is neither truly natural जैसे कॉटन वूल सिल्क की नेचुरल फाइबर्स हैं, और ना ही ये ट्रूली सिंथेटिक है जैसे नाइलॉन या पोलिएस्टर हो गया। इट फॉल्स बिटवीन द टू। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेयन जो है ना ही नेचुरल है ना ही सिंथेटिक है ट्रूली, ये इन दोनों के बीच का एक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। केमिकली जो विस्कॉस होता है इट रिजेंबल्स कॉटन, बट इट कैन ऑल्सो टेक ऑन मेनी डिफरेंट क्वालिटीज डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बेसिस में अलग अलग क्वालिटीज़ इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो अगली न्यूज़ है एफएसएसएआई ने क्या किए हैं, बासमती राइस के स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं। ठीक है ना। अगस्त 1 2023 से ये इन्फोर्स होंगे। बासमती राइस के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा कि बासमती राइस को इंडिया में जीआई टैग मिला है। 7 स्टेट्स हैं ऐसे जिनको जीआई टैग दिया गया है बासमती राइस के लिए। ठीक है ना। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड, जो कि मतलब जिसने कि ऑर्डर किया था चेन्नई बेस्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री को, तो ये आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि चेन्नई में बेस्ड है वो देती है जीआई टैग। तो बासमती राइस का जीआई टैग 7 स्टेट्स को दिया गया है। ठीक है ना। इशूड टू द 7 बासमती ग्रोइंग स्टेट्स, और ये 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं। दीज आर द स्टेट विच हैव रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर बासमती राइस, एंड बासमती राइस बहुत फेमस वैरायटी है। अच्छा, इंडिया, आपको मैं एक अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो कि इस न्यूज़ आइटम में नहीं था, कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी बासमती राइस को भी अपना खुद का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना। तो पाकिस्तानी, अब इंडिया ने क्या किया था, यूरोपियन यूनियन में एक अपील की थी कि उनके बासमती राइस को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाएं। ठीक है ना। एक्सक्लूसिव राइट्स मांग रहे थे वो उसके लिए। ठीक है ना। बट पाकिस्तान ने भी उसमें लगा दिया कि चूंकि हमारा भी राइस, बासमती राइस क्वालिटी अच्छा है, और इंडिया और पाकिस्तान दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं एक्चुअली में। ठीक है ना। तो इट इज़ वाइडली कंज्यूम्ड एंड इट इज़ वाइडली एक्सपोर्टेड बाय दीज 2 कंट्रीज ओनली। इसलिए वो चाहते थे कि एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क राइट्स हमको मिल जाए, ताकि हम ही बस एक्सपोर्ट करें, कोई और उसको ना एक्सपोर्ट करे बासमती के नाम से। ठीक है ना। तो ये इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आप इसको याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे की न्यूज़ आइटम्स के साथ। एयर इंडिया में अभी इंसिडेंट हुआ था, आप सबको पता है कि शंकर मिश्रा का केस हुआ था जिसमें यूरिनेशन का केस हुआ एयर इंडिया से। तो चलो ठीक है, एयर इंडिया का केस है, अच्छी बात है, उसको देखते रहेंगे। लेकिन मेन हमको थोड़ा एयर इंडिया के बारे में हिस्ट्री भी जान ले। एयर इंडिया की जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरलाइन है ना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली बेस्ड है। अभी प्रेजेंटली ये टैलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओन्ड है। इट इज़ ओन्ड बाय टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। टैलेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है टाटा सन्स का, याद रखिएगा। इट इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ टाटा सन्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। और अभी एक और चीज़ बता दूं कि जो एयरलाइंस है ये स्टार अलायंस का मेंबर है। स्टार अलायंस क्या होता है, स्टार अलायंस वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ग्लोबल एयरलाइंस है उनका अलायंस है। स्टार अलायंस वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल एयरलाइंस का अलायंस है। स्टार अलायंस बना था 1997 में, याद रखिएगा 14 मई 1997 में स्टार अलायंस बना था। और स्टार अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, दैट इज़ इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। एक्चुअली लुफ्थहांसा और ये सब जो आपने देखा ना, लुफ्थहांसा, ये सब जर्मनी है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, जब ये बना था तो इन्हीं एयरलाइन से ये स्टार्ट हुआ था 1997 से, याद रखेगा। जेफरी गोस के अभी सीईओ हैं। हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है स्टार अलायंस का। और इंडिया की जो एयर इंडिया है 27th मेंबर थी स्टार अलायंस की, 2014 में बनी थी। 11 जुलाई 2014 में इंडिया मेंबर बना था स्टार अलायंस का एयर इंडिया।
ठीक है ना। एयर इंडिया का फाउंडेशन ईयर अगर हम देखें तो 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में ये बना था, 15 अक्टूबर 1932 में बना था, और इसका ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ इट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन इन 1946। याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर देम एज वेल, आप इनको याद रखेंगे, है ना। अब द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें क्लियर कही है। बेसिकली जो एंकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, यहाँ पे उनके लिए कहा गया है कि द एंकर्स एंड पैनलिस्ट they should be very clear that they cannot go on television and speak their minds whichever way they want. That is not the exercise of freedom comes with responsibility. Very good lines which are written here. आप इन लाइंस को लिख लीजिए, आंसर राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। जस्टिस के एम जोसेफ का आप उदाहरण भी दे सकते हैं कि जस्टिस के एम जोसेफ सेड दिस एंड दैट, इसमें वो आप डाल सकते हैं कि दिस इज मतलब कि सेइंग वॉट एवर यू वांट इज नॉट योर एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, है ना। आप ये नहीं बोल सकते हर समय मैं कुछ भी उटपटांग बोलूँ, अनशंड बोलूँ और मैं बोलूँ कि भैया मैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स दिस एंड दैट एवरीथिंग। एंड एनिमिटी क्रिएट करना, जैसा सेक्शन 153 आप सबको ये सब पता होगा, बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि रिलेटेड हैं हेट स्पीच के। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट सर्च जस्ट सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ आईपीसी विच आर रिलेटेड टू दिस हेट स्पीच, तो आपको मिल जाएगा सेक्शन 153 ए बी, अलग अलग सेक्शंस आपको मिलेंगे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू, बट वी रिक्वायर अ फ्री एंड बैलेंस्ड मीडिया, जो कि हमको नहीं है ना। व्हाट वी रिक्वायर इज अ फ्री एंड बैलेंस्ड मीडिया, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट सेइंग वॉट एवर यू वॉन्ट, इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू, है ना। तो दैट इज द थिंग। राइज गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग पुशेस द इन्वेस्टमेंट बाय 53%। अब गवर्नमेंट ने अपनी जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी है। तो देखो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एक्सेट्रा। याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा है जो गवर्नमेंट खर्च करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, health facilities, education, etc. It also includes expenditure incurred on acquiring fixed assets like land, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट गिव्स प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स इन फ्यूचर। एक तरीके से सारे इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज़ें हैं, या फिर इक्विपमेंट, मशीनरी, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब मैं अगर आपको सम अप करूँ कुछ अलग अलग उसमें, तो पहला है इफ़ यू आर एक्वायरिंग फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट्स, if you are upgrading an existing asset, if you are repairing an existing asset, if you are repaying a loan, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर द मनी स्पेंट ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एसेट्स। याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें क्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है, एंड दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड अलाउ द इकोनॉमी टू जनरेट मोर रेवेन्यू, जनरेट करने का काम करते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू कंट्री में। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ना, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अनलाइक द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एसेट्स क्रिएट करते हैं फ्यूचर के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो नाइदर क्रिएट्स एसेट नॉट रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना ही ये एसेट क्रिएट करता है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉई, आपको सैलरीज देनी है, कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, लेकिन कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आपने डेट पे किया है तो इंटरेस्ट बस पे कर रहे हैं, तो आपने लाइबिलिटी तो कम नहीं की। हाँ, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप कम करते तो आप लाइबिलिटी कम करते, लेकिन आप अगर केवल डेट पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो आप कोई लाइबिलिटी नहीं कम कर रहे हैं। सब्सिडीज या पेंशन, ये सारी जो कैटेगरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आती है, और ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इन रिकरिंग इन नेचर, तो आप इसको याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आप इसको याद रखेगा। अभी इसरो का एक सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसने कि कहा कि जोशीमठ पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर सिंक कर चुका है। बाद में हालांकि उन्होंने ये रिपोर्ट हटा ली है, बट दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द रियलिटी दैट इज़ गोइंग ऑन। और बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है वहाँ पे तपोवन, विष्णुगढ़, एनटीपीसी का पावर प्लांट को लेकर के, और लेकिन रियलिटी बहुत सारी मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स है ना। राजस्थान टू फॉर्म एक्शन प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स। अब कांग्रेस गवर्नमेंट जो राजस्थान में है उसने कहा है कि हमारे यहाँ जो 10 जियो हेरिटेज साइट्स हैं स्टेट में, उनके कंजर्वेशन के लिए एक पैनल बनाएंगे। विल बी फॉर्मिंग अ पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ द 10 जियो हेरिटेज साइट्स इन द स्टेट, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा।
जियो हेरिटेज साइट्स आइडेंटिफाई कौन करता है? तो जियो हेरिटेज साइट्स आइडेंटिफाई करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, देयर इज अ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच आइडेंटिफाइज दीज जियो हेरिटेज साइट्स। अब ये साइट्स कहाँ कहाँ हैं? उदयपुर में है, पाली में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है। ऑल दीज आर द साइट्स देयर। हाँ, एंड ये जियोलॉजिकल ऐसी साइट्स हैं जिनका सिग्निफिकेंस है साइंटिफिक, एजुकेशनल वैल्यूज़, ये सब इनके सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जियो हेरिटेज साइट्स के नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है, जियो हेरिटेज साइट्स ऐसे नहीं होती जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई ताजमहल एक जियो हेरिटेज साइट, ऐसा नहीं रहता। ये जियोलॉजिकल होते हैं, ज्योग्राफिकल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे पता है लेकिन ज्योग्राफी का हूँ मैं, मुझे थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे देखो, एक सेंड्रा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का बहुत फेमस रीजन है, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। सेंड्रा ग्रेनाइट ये आपका राजस्थान का ही है, ये ग्रेनाइटिक है, सेंड्रा ग्रेनाइट, ये एक जियोलॉजिकल साइट है। एक है आपका बार कॉन्ग्लोमरेट, BARR कॉन्ग्लोमरेट, ये आपका पाली डिस्ट्रिक्ट में ही है, बार कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है ना। फिर है स्ट्रोमाटोलाइट फॉसिल पार्क, एक है, लिख लियो आप लोग, स्ट्रोमाटोलाइट फॉसिल पार्क है, ये आपका ये उदयपुर में आता है, ठीक है ना। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट के डिपॉजिट्स उदयपुर के हैं। गोसान नाम की एक जगह है जो कि उदयपुर में आती है, ठीक है ना, ये भी आपको लगे। अकाल फॉसिल वुड पार्क है, जैसलमेर में आता है। एक है अकाल फॉसिल वुड पार्क, ये आपका जैसलमेर में आता है ना। तो ये अलग अलग जियो हेरिटेज साइट्स हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक साइंटिफिक एजेंसी है, 1851 में क्रिएट हुई थी ये, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, एंड सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे इन इंडिया है आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1767 में, 1851 में फिर ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, ठीक है ना। तो सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे एजेंसी है इंडिया की, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, अच्छा लगा होगा आपको सीखने में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। कीप मूविंग विद मी। मैंने आपको बताया कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपकी नहीं छूटेगी, प्लस आपका बैकग्राउंड भी क्लियर होता रहेगा। कोल्लम इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये फैक्ट है, एज इट इज आप फैक्ट के रूप में लिख लीजिए। कोल्लम विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनरई विजयन। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ये कोल्लम रहेगा, ठीक है ना। आगे याद रखिए, डिस्पाइट बैन आंध्र प्रदेश विलेज सेट फॉर कॉक फाइट्स ऑन संक्रांति। तो संक्रांति में अलग अलग जगह अलग चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट में पतंग उड़ाई जाती है, वहीं पे आंध्र प्रदेश की कुछ जगह है जहाँ पे कॉक फाइट होती है। कॉक फाइट को क्या कहा जाता है? कोडी पांडेलू। याद रखिएगा, द टर्म कोडी पांडेलू, दिस इज कॉक फाइट्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ संक्रांति फेस्टिवल। हालांकि इसको वायलेंस के रूप में लेकर के कहा गया था, इसीलिए इस पे बैन लगाया गया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन अब देखते हैं कि ये किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ना। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। अल्लापुया सीज अ डिक्लाइन इन विजिटिंग वाटर बर्ड्स। जो लोग हैं केरला के, ज़्यादा बेटर बता सकेंगे कि इसको क्या बोला जाता है। अल्लापुजा बोलते हैं या पूया बोलते हैं, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई डोंट नो। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया कि कुछ बर्ड के स्पीशीज़ के नाम है। देखो क्या होता है, यूपीएससी कई बार क्या करता है, वो आपको सिर्फ स्पीशीज़ के नाम दे देता है, बोलता है ये हैं क्या, है ना, इसको क्या है। अब ये आपको याद रखेंगे, जैसे लिटिल कॉर्मोरेंट है, ओरिएंटल डार्टर है, कैटल एग्रेट है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन है। दीज आर ऑल द बर्ड्स विच आर साइटेड ड्यूरिंग द एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 के अंतर्गत कुछ बर्ड्स हैं, उनके नाम है। इनफैक्ट कैटल एग्रेट तो आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ा भी होगा, जब आप कमेंसलिज्म पढ़ते हैं ना, कमेंसलिज्म पढ़ते हैं तो आपने कैटल एग्रेट का नाम जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है कि एक को प्लस होता है, एक को जीरो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटल एग्रेट क्या करती हैं, कैटल के साथ 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 चलती रहती हैं। अब कैटल क्या है, जब ज़मीन से चारा निकालती हैं खाती हैं, तो ज़मीन से निकलते हैं कुछ कीड़े भी निकलते हैं, उनके साथ मिट्टी खुद जाती है, तो ये कैटल एग्रेट अपना पेट भर लेती है। तो उसमें कैटल को तो कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता, एग्रेट का फ़ायदा हो जाता है, तो प्लस और जीरो रहता है, इसलिए कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है कैटल एग्रेट। तो आप लोग याद रखिएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एडिटोरियल में जो हम एडिटोरियल पढ़ेंगे वह है टेक अ स्टेप टू रेगुलेट डी फेक्स। तो ऑथर ने यहाँ पे डी फेक्स की बात की, किस तरीके से वो नुकसान फैलाते हैं। सबसे पहला
ऑथर ने जो नुकसान बताया वो ये है कि दे आर कंपेलिंग, डी फेक वीडियोज़ कैन बी यूज टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डी फेक्स होते हैं वो कंपेलिंग होते हैं, कंपेलिंग नेचर होने के कारण वो प्रोपागेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। सेकेंड थिंग है, देर हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ यूजिंग डी फेक टू डिपिक्ट समवन इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट और इन सबको और किसी की रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए भी डी फेक्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। थर्ड, हालांकि पोर्नोग्राफी का उन्होंने अलग कर दिया, बट ठीक है, रेपुटेशन वाला सेकंड पॉइंट है। थर्ड है, डी फेक जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को, सेलिब्रिटीज़ को इस तरीके से दिखा सकता है, ठीक है ना। एंड ना केवल ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द पीपल बट इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ हरासमेंट। तो न केवल ऑफ ये इन्वेजन ऑफ प्रॉपर्टी है, प्राइवेसी है, बट इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ हरासमेंट, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस तरीके से। इसके अलावा डी फेक्स हैव बीन यूज्ड फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स एज वेल। तो अभी रिसेंटली जो AI पावर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ करके डी फेक्स के थ्रू बहुत सारा यहाँ पे फिनेंशियल फ्रॉड भी किया जाता है। बहुत सारे लोगों, जैसे अभी CEO ऑफ UK एनर्जी कंपनी जो था, वहाँ पे ऐसा उसको लग रहा था कि ही इज़ स्पीकिंग टू द हेड ऑफ द जर्मन पेरेंट कंपनी, और वहाँ पे उसने डी फेक का बेसिकली यूज़ किया हुआ था जो दूसरे साइड में थे, है ना। तो इस तरह से ऑडियो फेक्स भी आने लगे हैं। डी फेक्स में न केवल फोटोज़ आती हैं बल्कि वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ भी रहते हैं, याद रखेगा। इसके अलावा देयर आर 3 एरियाज वेयर डीफेक्स एंड अप बीइंग अ लीथल टूल इन द हैंड्स ऑफ इंडियाज नॉन फ्रेंडली नेबर्स। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, चाइना ने ताइवान के ऊपर बहुत सारे डीफेक वीडियोज़ एंड इमेजेस का यूज़ किया था। चाइना बहुत ज़्यादा, कभी अपने यहाँ तो रेगुलेट करके रखता है, लेकिन दूसरे यहाँ ताइवान के ऊपर इस तरह से करता रहता है। इसके अलावा जो डीफेक्स हैं, दे कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट एस्पियोनाज एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड डॉक्टर्ड वीडियोज़ कैन बी यूज टू ब्लैकमेल द गवर्नमेंट एंड डिफेंस ऑफिशियल्स। डॉक्टर्ड वीडियोज़ का यूज़ किया जा सकता है। इंडिया में भी डीफेक्स का यूज़ किया जा सकता है इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स को, या क्राइम्स कमिट करने के लिए, किसी कन्फ्लिक्ट में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इन सब में किया जा सकता है। एक और चीज़ है कि कई लोग, ऐसा भी हो सकता है कि इसका यूज़ करें वॉट वी कॉल इज अ लायर्स डिविडेंड। बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया है यहाँ पे ऑथर ने, लायर्स डिविडेंड। तो ऑथर ने यहाँ पे जो टर्म बताया उसका मतलब ये होता है कि क्या होता है, कई बार कुछ सही मटेरियल भी रहता है, लेकिन कोई जो व्यक्ति है अपने अवेयरनेस का गलत फ़ायदा उठाता है। किसी को कोई चीज़ पता है तो उसका गलत फ़ायदा उठाता है। जैसे मुझे और आपको पता है डीफेक के बारे में, तो अब मैं क्या बोल दूंगा कोर्ट में, मान लो कोई सही वीडियो भी है तो मैं बोलूँगा कि भैया डॉक्टर्ड वीडियो है ना। अब उसको प्रूव कर लो कि वो डॉक्टर्ड नहीं है, क्योंकि डीप फेक में तो बहुत मुश्किल है प्रूव करना कि वो डॉक्टर है कि नहीं है ना। तो इसलिए डीप फेक्स का यूज़ करके उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। व्हाट वी कॉल इज अ लायर्स डिविडेंड, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ऑथर ने लास्ट में ये बोला कि करेंटली लेजिस्लेशन में बहुत कम ऐसे प्रोविजंस है जो कि डीप फेक के लिए पनिश कर रहे हों। स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें बहुत कम ऐसे सेक्शन 500 है आईपीसी का जो कि पनिशमेंट देता है डिफेमेशन के लिए। सेक्शन 67 एंड 67A है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि पनिश करता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल का इन द फॉर्म ऑफ इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, है ना। इस तरीके से 2 ही 3 प्रोविजंस है, अलग से कोई ऐसा लॉ रेगुलेशन नहीं है। ऑथर ने कहा देखो, लॉ बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, AI का इनोवेटिवनेस नहीं खत्म करना है हमको ऐसा नहीं करना है कि जैसे एक चैट जीपीटी भी है, चैट जीपीटी भी AI है, लेकिन उसका यूज़ अच्छे रूप में किया जा सकता है, पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है। तो AI का इनोवेशन जरूर करो, लेकिन वो पॉजिटिव फील्ड्स में करो, ना कि इस फील्ड में। डीप फेक का भी यूज़ करना है तो आपको सही तरीके से करो, है ना, गलत तरीके से नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डीप फेक्स में कैसे आप कर सकते हो, मॉडल बना सकते हो, आप मैप्स बना सकते हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डीप फेक्स का यूज़ सही से कैसे करेंगे, तो कुछ अगर आपको रियलिस्टिक प्लेसेस का मॉडल बनाना है, मॉडलिंग करनी है, या आर्किटेक्चर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, डिज़ाइनिंग के लिए, कुछ लोग जोग्राफिकल इसके लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो all these things can be done from that. मोदी फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। तो यहाँ पे वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज है वो चला है। एंड MV गंगा विलास, याद रखिएगा, इट इज सेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर्स इन 51 डेज। 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस 51 दिनों में चलेगा ये। और MV गंगा विलास इसका नाम है। इट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली मेड क्रूज वेसल इन इंडिया। एंड ये इंडिजिनसली मेड क्रूज वेसल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज है ये, है ना, याद रखिएगा। डिब्रूगढ़, वाराणसी टू डिब्रूगढ़ चलेगा ये।
आगे मूव करते हैं, मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगैलिटी ऑफ पर्सनल लॉज। अब यहाँ पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की बेंच है। एक्चुअली आप सबको पता है कि मोहम्मदन लॉ जो मुस्लिम लॉ है उसके अंतर्गत जो मुस्लिम लड़कियां हैं 15 साल की उम्र में वो शादी करने के लिए एलिजिबल रहती हैं एज पर देयर मोहम्मदन लॉ, है ना। अब यहाँ पे एनसीपीसीआर ने कहा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स ने कहा है कि ये जो आपका हरियाणा एंड पंजाब ने ऑर्डर किया था कि जो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद यानी 15 साल की एज के बाद मुस्लिम जो विमेन हैं वो अपने पर्सनल लॉ के तहत मैरिज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये भैया पॉक्सो के अगेंस्ट जाता है। पॉक्सो के अंतर्गत जो चाइल्ड है वो 18 साल से कम का हर बच्ची जो है वो 18 साल से कम की अगर एज है तो पॉक्सो के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉक्सो कह रहा है 18 साल और आपका ये मतलब जो पर्सनल लॉ है वो कह रहा है 15 साल, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर उसकी मैरिज हो रही है 15 साल में तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा और ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। ऑब्वियस सी बात है अगर ये चीज़ें होंगी तो ये एक तरीके से ये उसके अगेंस्ट जाता है, फिर आपके पॉक्सो के अगेंस्ट। तो ये जो है दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। कई इसमें एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि मैरिज की एज बढ़ाई जाए, और न केवल ये एज बढ़ाई जाए कि मतलब एक किसी पर्टिकुलर रीजन के, सबके लिए यूनिफॉर्म एज बढ़नी चाहिए और ये एज 18 से 21 साल कर देनी चाहिए, 18 से बढ़ा करके 21 कर देनी चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है ना, याद रखिएगा। ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है उसमें जो एज है महिलाओं की लड़कियों की वो लिखी है 18 साल की एज लिखी गई है, 18 ईयर्स एज लिखी गई है लड़कियों की, ठीक है ना। तो इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, 2006 में आया था ये। पीएम स्वनिधि हैज़ एडेड ओवर 9,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स। तो पीएम स्वनिधि जो स्कीम है इसको याद रखिएगा, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि थी ये। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि थी। ये एम्पावर करेगा स्ट्रीट वेंडर्स को, तो नॉट ओनली मतलब उनको 10,000 तक का लोन दिया गया था 1 ईयर टेन्योर के लिए, है ना। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये लोन दिया गया उनके बिजनेस को रिज्यूम करने के लिए, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, पेरी अर्बन रूरल एरियाज़ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वनिधि स्कीम, तो उसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रेजेस बियॉन्ड $100 बिलियन। तो बहुत ये की दर्दनाक स्थिति है इंडिया के लिए। इंडिया के जो 2022 में इंपोर्ट है हमारे चाइना के साथ वो 21% बढ़े हैं, बट चाइना के जो हैं एक्सपोर्ट हमारे चाइना के लिए वो घट गए हैं थोड़ा सा, है ना। एंड हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन से ज़्यादा, 100 मतलब $100 बिलियन से ज़्यादा चला गया। तो पहले से मुझे याद है 2017 में जब मैंने मेंस दिया था यूपीएससी का, तो मैंने याद किया था फैक्ट, उस समय $73 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट चलता था। अब आप सोचिए कि लगभग 5 साल में $30-40 बिलियन और बढ़ गया, है ना। मतलब $60 बिलियन और बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक आंकड़ा है जो कि हम देख सकते हैं। और हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा केवल इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व की बात आई है तो मैं आपको बता दूं फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है। तो फॉरेक्स रिजर्व में जो 4 चीज़ें हैं आप लोग लिख लीजिए पहले उसको। फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आती करेंसी, है ना, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है ना। तो देयर आर 4 थिंग्स दैट कम अंडर द मेनली कम अंडर द फॉरेक्स रिजर्व, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी करेंसी, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं इसमें। इसके अलावा आपके गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं और रिवर्स ट्रांसपोजिशन आती है आईएमएफ के साथ, ठीक है ना। इसमें आपको फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर कि कितना है आपके पास वो आ गया, गोल्ड रिजर्व आपके पास कितना है वो 2 तो आपको समझ में आ गया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है और आईएमएफ के साथ रिवर्स ट्रांस क्या है मैं बता दूं। स्पेशल ड्राइंग राइट एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, आईएमएफ का ही होता है ये। 1969 में इसको क्रिएट किया गया था जो मेंबर कंट्रीज उनको सप्लीमेंट करने के लिए उनके ऑफिशियल रिजर्व के रूप में, ठीक है ना। इट इज़ नाइदर अ करेंसी नाइदर नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ, ये ना ही करेंसी है ना ही क्लेम है। इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स, जो फ्रीली यूजेबल करेंसीज आईएमएफ मेंबर्स की उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम। एसडीआर पे आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। एसडीआर को आप एक्सचेंज कर सकते हो इन करेंसीज के लिए, ठीक है ना। अब एसडीआर कैलकुलेट कैसे होता है, जो वेटेड बास्केट होता है मेजर करेंसीज का, जिसमें इसमें कौन कौन सी करेंसीज होती हैं वो आप देख लीजिए। यूएस के डॉलर है, यूरो है, जापानीज़ येन है,
चाइनीज़ युआन या रेनमिनबी जिसको बोलते हैं, एंड ब्रिटिश पाउंड। ये करेंसीज एसडीआर का पार्ट है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक रिवर्स ट्रांसपोजिशन है। क्या होता है, कई बार एक कोटा होता है, रिक्वायर्ड कोटा होता है हर मेंबर के लिए। आईएमएफ के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने कुछ अपनी ओन पर्पस के लिए यूटिलाइज करने के लिए कुछ पार्ट आईएमएफ में जमा करते रहते हैं, ठीक है ना। जब कभी एक्सीजेंसी आएगी तो वो थोड़ा बहुत पैसा ले सकते हैं उससे। तो रिवर्स ट्रांस यही होता है बेसिकली, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।